सीएम बघेल कह रहे हैं कि केंद्र ने महंगाई बढ़ा दी है, जिसकी वजह से हालात खराब हैं और केंद्र पूरी तरह से विफल रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि बेरोजगारी को लेकर के, बेरोजगारी भत्ते को लेकर के सीएम बघेल ने जो वादा किया था चुनाव में, उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। तो जनता के हितों के लिए दोनों दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर यह जनता के हितों के लिए है या सिर्फ पार्टी के एजेंडा को स्टैब्लिश करने के लिए, यह समझना जरूरी है। शुरुआत करते हैं, आपको सीएम भूपेश बघेल का वो बयान दिखाते हैं जिसमें महंगाई को लेकर वो हमलावर हैं केंद्र पर। महंगाई है वो आसमान छू रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, खाने का तेल हो, सारे सामान। अब तो जीएसटी मतलब पनीर में भी, दही में भी, सब में लग रहा है, कुछ बचा ही नहीं है ना। अब तो रेलवे में स्थिति ये है कि पहली बार है जब से रेल शुरू हुआ है तब से रेल बंद करने का सरकार कभी नहीं की है, जो सरकार करे। और लंबे समय से स्थिति ये है कि ये लूटने में लगी हुई सरकार। बीजेपी और कांग्रेस ने मुद्दे बांट लिए हैं। एक को जरूरत है केवल और केवल बेरोजगारी की, एक को दिख रही है सिर्फ और सिर्फ महंगाई। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, कितने ज्यादा आसानी से काम की बात कर रहे हैं और बाकी बातों से कैसे किनारा कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। छत्तीसगढ़ देश का वह राज्य है जहां पे सबसे कम बेरोजगारी दर है। देश की बेरोजगारी दर 8.25% है, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 5% से भी कम है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसने पिछले 3.5 साल में 5 लाख से अधिक रोजगार अपने युवाओं को उपलब्ध कराया। भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में बेरोजगारों की चिंता है तो उन्हें नरेंद्र मोदी जी के घर का घेराव करना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना चाहिए, दिल्ली में जाकर आंदोलन करना चाहिए। इस सरकार ने रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। इसकी पोल युवाओं के बीच में, जनता के बीच में खुल चुकी है और 24 तारीख को छत्तीसगढ़ में की राजधानी रायपुर में 1 लाख नौजवान इकट्ठा होकर हम वो सारे फॉर्म लेकर, वो सारे डेटा और आंकड़े लेकर मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच करेंगे। तो क्या है सवाल, हम आपको दिखाते हैं सवाल हमारे। देखिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो सवाल उठा रहा है वो छत्तीसगढ़ के आम लोगों के सवाल हैं। बीजेपी ने बेरोजगारी भत्ते पर छेड़ा रण, कांग्रेस का महंगाई के विरोध का प्रण। बीजेपी को सिर्फ बेरोजगारी से प्रॉब्लम, महंगाई पे बात मत करो। कांग्रेस को दिख रहा है सिर्फ महंगाई, जनता परेशान। बीजेपी कांग्रेस को बस अपने एजेंडे से काम, महंगाई वर्सेस बेरोजगारी, जनता के हितों पर सियासत भारी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मेहमानों का तारुफ करा देता हूं मैं अपने दर्शकों से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, बहुत स्वागत करता हूं नितिन जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास डिबेट शो में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग सिंहदेव जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अनुराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ आज हमने वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी को आमंत्रित किया है। हमेशा की तरह सीधी और साफ गोई से बात रखेंगे बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले मैं आ जाता हूं नितिन भंसाली जी, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने तो पहले मंदिर मस्जिद बांटे, राम बांटे, कौशल्या माता बांट ली, अब तो जनता के मुद्दे भी अलग अलग कर लिए। जब आप महंगाई की बात करते हैं तो बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते, बेरोजगारी भत्ते पर कुछ नहीं बोलते। ये किस डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप बेरोजगारी भत्ते पर खामोश रहिए, सिर्फ महंगाई से ही जनता को प्रॉब्लम है? लोकतंत्र में तो कई समस्याएं एक साथ चलती है ना सर, और सरकार का काम होता है कि सारी समस्याओं को एक साथ टैकल करे। अभिलाष जी, आपने जो शुरुआत में कहा कि राम का नाम बदलते हैं, कौशल्या का नाम बदलते हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। भगवान श्री राम तो सबके हैं, कण कण में राम है। अब आती है बात रोजगार पे और इस पे आपके महंगाई पर। तो देखिए, अगर रोजगार पर अगर ये बात करते हैं, मैं अभी टीवी चैनल में बाइट देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कि 1 लाख लोगों को ले जाकर हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। तो बता दूं 7.8% है केंद्रीय बेरोजगारी की दर, तो छत्तीसगढ़ की 0.76%। तो यदि ये आंकड़े भी हमारे नहीं है अभिलाष जी, ये CMI के आंकड़े हैं जिन्होंने अध्ययन करने के बाद इसको जारी किए हैं। और उस जारी किए गए आंकड़ों में यदि कुछ त्रुटि है तो ये बताएं। लगातार यहाँ पर रोजगार की दिशा में काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बता दूं अनुराग जी, सॉरी अभिलाष जी, इस देश में पहला ऐसा राज्य है जो आने वाले 5 सालों में 15 लाख युवाओं को
कैसे नौकरी देनी है, इसके लिए उन्होंने रोजगार मिशन का, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का भी गठन किया है। बंद पड़े उद्योगों को शुरू किया है। उद्योग नीति जो बनी है छत्तीसगढ़ की, नई उद्योग नीति कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, उसके बाद बंद पड़े उद्योग शुरू हुए, उसमें भी रोजगार मिला है। जिस प्रकार पहले आउटसोर्सिंग से भर्तियां होती थी, मैं बता दूं 15 सालों में प्रतिवर्ष का यदि हम अनुपात निकाले तो डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में के अनुसार जो नियुक्तियां होती थी, भर्तियां होती थी प्रदेश में, उसके 3 गुना हो रही है कांग्रेस के शासनकाल में। अब मैं आता हूं महंगाई पर। महंगाई चरम सीमा पर है। ये सरकार ने क्या वादा किया था? अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे। कौन से अच्छे दिन आए और 100 दिन में काला धन आया? महंगाई डायन खात जात है बोल के प्याज की माला गले में पहनकर नौटंकी करते हुए सर पे सिलेंडर रखकर संसद के बाहर जो लोग प्रदर्शन करते थे, 450 का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए पार हो चुका है। पेट्रोल शतक पार कर चुका है, डीजल शतक पार कर चुका है। ये महंगाई के विषय में तो ना बोले तो बेहतर है, और बेरोजगारी के विषय में यदि इनको आंदोलन करना है तो ये 1 लाख लोगों को नहीं, और ज्यादा लोगों को लेकर जाएं, पूरे देश के युवाओं को इकट्ठा करके केंद्र में दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री, उनके निवास का घेराव करें, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 16 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए, 2.5 करोड़ युवा जो नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी चली गई। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे आंदोलन के विषय में भी बात करने में। ठीक है, तो उल्टा चोर आपने देखिए सब चीजें कह दी नितिन जी। बस एक महंगाई भत्ते को लेकर आपने नहीं कहा कुछ। मैं महंगाई भत्ते पर दोबारा आपके पास आऊंगा, पहले अनुराग सिंह देव जी के पास चल लेते हैं। अनुराग सिंह देव जी, 1 लाख लोग छत्तीसगढ़ में सीएम हाउस का घेराव करेंगे बेरोजगारी भत्ते को लेकर, बहुत अच्छी बात है। सर, हमारे कुछ सांसद हैं, हमने भेजे हैं दिल्ली अपने हितों की, उसके लिए छत्तीसगढ़ की मेरी जनता ने चुनकर के उनको भेजा है। एक आध बार उनका मार्च करा दीजिए ना पीएम हाउस की तरफ, थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के बोल दें कि महंगाई को लेकर कुछ कर लें। ये आप लोगों ने जनता के मुद्दों को भी क्या को केवल और केवल पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ही रख रखा है अपने पास? आप लोगों की किताबों में वो मुद्दे क्यों नहीं होते जो जायज तौर पर नजर आते हैं? महंगाई तो सबको दिख रही है ना। सांसदों ने कभी जाकर के मुलाकात की इस मामले में वित्त मंत्री से, मुख्यमंत्री से, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री से, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर कहा हो? तो मार्च वहां भी हो, यहां भी हो, तब जाकर के जनता के हितों के साथ फायदा होगा। देखिए अभिलाष जी, कुछ बातें नेता सुन लेते हैं, कुछ बातें नहीं सुनते हैं। और मैं तो कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी सांसदों की बात भी सुनते हैं और देश की जनता की बात भी सुनते हैं। और इसलिए इस ग्लोबल महंगाई के दौर में, जब विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, भारत ही वो देश है जिसमें महंगाई अंडर कंट्रोल है। और प्रधानमंत्री मोदी जी न केवल पेट्रोलियम में, गैस तक में, डीजल पेट्रोल में क्रमशः 20 रुपए, 10-10 रुपए और 5-5 रुपए 2 बार। ठीक है, ये डीजल पेट्रोल में और रसोई गैस में अभी ये अपने आप 200 से अधिक रुपए कम करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि उनकी जो भावना है वो जनता के अनुरूप है। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो छत्तीसगढ़ की गूंगी बहरी सरकार है, इसको उस पर कोई कमी करने की स्थिति इसके अंदर नहीं है। ये 25 रुपए 25% वैट तब भी वसूल रही थी, आज भी वसूल रही है, जबकि कोविड में इसका कोई योगदान नहीं रहा। पूरे टीकाकरण से लेकर मुफ्त टीका उसके चिल्ला रहे थे सेंट्रल अपना काम करे, सेंट्रल अपना काम करे, लेकिन मैं स्टेट में कोई काम नहीं करूंगा जनता के लिए। और तब ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे, मेडिकल इक्विपमेंट की मांग करते थे। और जब सब सरकार सेंट्रल ने आपूर्ति कर दी तो आप 25 रुपए वैट वसूल रहे हैं। ये सेस का पैसा वसूलते हैं, कोविड के नाम पर खर्चा दूसरे जगह करते हैं। इसलिए इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, युवा मोर्चा को 1 लाख युवाओं के साथ इनके गूंगे बहरे सरकार के मुखिया के पास जाना पड़ रहा है। मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते। समस्या यहाँ। एक मिनट अनुराग सिंह देव जी, मुझे 2 सवाल करने हैं। ठीक है, सबकी सुनते हैं। मैं रोजगार की बात भी करूंगा। नितिन जी एक मिनट, नितिन जी अनुराग जी को इनको जन की बात, महंगाई अनुराग जी को बात पूरी करने दीजिए, कर दिया। मैं रोजगार की बात भी करूंगा। हाँ प्लीज बोलिए सर, आप अनुराग जी आप रोजगार पर जरूर बात कीजिएगा। अविनाश जी, हाँ, महंगाई एक बात। दूसरी बात,
देखिए, रोजगार का विषय, रोजगार क्यों चुनौतीपूर्ण है? हाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर ये कांग्रेस की सरकार और इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रवक्ता ये ढिंढोरा पीटते हैं, पोस्टर लगवा रहे, 5 लाख नौकरियां हमने दी, हाँ। 4 साल में 5 लाख। और अभी सदन के अंदर, अभी वर्षाकालीन सत्र में सदन के अंदर इस सरकार के मुखिया ने क्या जवाब दिया? सिर्फ 20,000 नौकरी का आंकड़ा दिया। पूछा, भाई आपने ये 5 लाख क्यों कहा था? ठीक है, हमने तो सब रोजगार के बारे में। अच्छा, अनुराग सिंह देव जी, ये डेटा आपको याद रहता, लेकिन अभी जो पिछले 2 महीने पहले डेटा आया, ये सच्चाई, जिसमें बेरोजगारी दर सबसे कम देश में छत्तीसगढ़ में बताई गई। एक मिनट, 20,000 भंसाली जी, एक मिनट, भंसाली जी, आपका पार्ट तो आज भंसाली जी, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसके बाद आपका पार्ट शुरू होता है। मुझे बताइए अनुराग सिंह देव जी, क्या बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.06% छत्तीसगढ़ में है? ये केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट नहीं है, और फिर आप बेरोजगारी पर घेरते हैं। ये जी देखिए अभिलाष जी, मैं बहुत एक क्लियर कर दूं। हाँ, ये जिस सर्वे एजेंसी की बात कर रहे हैं, हाँ, मैं उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं जी, लेकिन मैं बहुत क्लियर कर दूं कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी है, मुंबई बेस्ड, ना कि कोई सेंट्रल सरकारी है। ठीक है, ठीक है। वो दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में पलायन चरम पर है। हाँ, छत्तीसगढ़ में पलायन चरम पर है आज। ठीक है। और यदि बेरोजगारी दर 0.6% है क्या? अभी पीएससी में तात्कालिक, अभी मैं बहुत बता रहा हूँ, करेंटली पीएससी के माध्यम से ये 90 प्यून की भर्ती निकाले हैं और 2.25 लाख आवेदन वो देश के हर राज्य में हो रहा है। जमा किए गए हैं, क्या देश के हर राज्य में हो रहा है, और पलायन केवल छत्तीसगढ़ से नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं ना, अनुराग सिंह देव साहब, तो पीएससी से करा है। मैं डेटा के साथ कुछ काउंटर कर देता हूँ, कुछ काउंटर डेटा दे रहा हूँ। नितिन जी, आपके काम का आप रख लीजिए। नितिन जी प्लीज, नितिन जी आप एक काउंटर डेटा रख लीजिए कि पलायन केवल छत्तीसगढ़ से नहीं हो रहा है। बाबूलाल शर्मा जी मुझे दुरुस्त कर देंगे अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं दर्शकों से, कि पिछले 3 साल में देश की नागरिकता छोड़ने वाले, मतलब इस देश से पलायन करने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वो भी रोजगार की तलाश में ही बाहर गए हैं। अब मैं आता हूं सीधे बाबूलाल शर्मा जी के पास। बाबूलाल शर्मा जी, ये जो बीजेपी और कांग्रेस के महंगाई वर्सेस बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जनता के तो पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि ये एक दिखाएंगे बाकी छुपाएंगे। इनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि इनको एक चीज दिखानी है, और दोनों ही जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ की जनता का। देखिए, दोनों दलों के बारे में जहां तक बात चल रही है, दोनों दल एक केंद्र में सरकार में, एक राज्य में सरकार में, वर्तमान संकटों से ध्यान भटकाने की राजनीति पे चल रहे हैं। तो संकट है, उस पर बात नहीं हो रही है। आप मुझे ये बताइए, जब आप बेरोजगारी की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठा रहे हैं, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों उठा रहे हैं? सिर्फ छत्तीसगढ़ को भी प्रश्न में क्यों ला रहे हैं? उसको पूरे देश में जोड़िए ना, कि पूरे देश के हर राज्य में आज स्थितियां बेरोजगारी की बहुत चरम पर है, बहुत स्थिति खराब है। युवाओं का जो विद्रोह है वो भले ही मन में दबा हुआ है, लेकिन जब विस्फोट होता है तो कहीं कहीं पे दिखाई देता है जी। इसको क्यों भूल जाते हैं? एक चीज, महंगाई जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस ने महंगाई का व्यापक प्रश्न उठाया है, और वो हर व्यक्ति, देश का एक एक नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, सब उससे त्रस्त है। मैं स्वयं अपने घर की बता रहा हूँ, मेरे घर का 2,500 रुपया खर्च बढ़ गया। तो एक सामान्य परिवार की बात कर रहा हूँ। गरीबों का क्या हाल होगा, कैसे होगा, कैसे चल पाएगा? जीएसटी की स्थिति जो बनी है, अनाज को छोड़ा गया था, अनाज को भी जोड़ लिया गया, बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। तो ये व्यापक, दोनों जो बेरोजगारी और महंगाई, दोनों राष्ट्रीय मुद्दे हैं जी। आप सिर्फ प्रदेश पर मत बोलिए, सबकी तरफ बोलिए, सब तरफ देखिए वो हालात है। बेरोजगार घूम रहे हैं गली गली, और जो आप आंकड़े देते हैं ना, आंकड़े का मैं कहीं विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, ना सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आंकड़े जब सामने जाते हैं और वो बेरोजगार जब पढ़ते और देखते हैं, उनके मन में क्या शर्मिंदगी आती होगी, इसको विचार कीजिए। ये आंकड़े बोल करके किसी चीज को शांत कर देना, वो बेरोजगार जो वास्तव में बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है, उसके दिल पर क्या बीतती होगी कि मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ लाखों की संख्या में, और आप आंकड़े दे रहे हैं कि है ही नहीं कुछ। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। राजनीति अलग चीज है, व्यवस्था अलग चीज है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो जमीन में खड़ा हुआ आदमी है, उसकी स्थिति क्या है, उसको अपनी आंखों से, अपने अनुभव से देखना चाहिए। जो हम लोग जो पत्रकार साथी है, जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, रोज देखते हैं,
और आप 15 लाख नौकरी, 20 लाख नौकरी, 50 लाख नौकरी हम करने वाले हैं, उसका विचार कर रहे हैं, करोड़ों नौकरी हम देने वाले हैं, विचार कर रहे हैं। हमने जो वायदे आपको किए, आंकड़ों और वायदों का अंतर हम साथ साथ देख रहे हैं। वायदे अलग होते हैं, आंकड़े अलग होते हैं। बड़ी अजीब स्थिति देश में पैदा हो रही है और ये जो है राजनीति के प्रति अविश्वास का घोतक है। लोगों के मन में अविश्वास पैदा हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति के बगैर लोगों का जीवन चल भी नहीं सकता, समाज चल भी नहीं सकता। इसलिए राजनीति में शुचिता की आवश्यकता है कि सच कहिए, जो देख रहे हैं, जो हो रहा है उसको सच कहिए। ये मेरा आग्रह है। ठीक है, मैं आता हूं नितिन भंसाली जी, आप मुझे ये बताइए, बेरोजगारी भत्ते को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये वादा आपने जनता से किया था, और अगर किया था तो इसे पूरा करने में क्या दिक्कत हो रही है, बताइए। हम रोजगार दे रहे हैं, अरे नहीं देंगे जी, रोजगार दे रहे हैं। ना एक मिनट, नितिन जी क्लैरिफाई कीजिए। नितिन जी, आपने वादा किया था या नहीं बेरोजगारी भत्ता देने का? पर इनको बोल के भेजा गया होगा कि आप बोलना नहीं। ना बोलने देंगे। हमने वादा किया था तो हम रोजगार दे रहे हैं ना। ये हमने कोई वादे पूरे नहीं किए। 5 लाख युवाओं को इन 3.5 साल में रोजगार दिया जा चुका है अभिलाष जी। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो बात है, आप स्वयं देखिए, मैं आपके चैनल में कई बार डिबेट में बैठ चुका हूं और इस विषय पर चर्चा हो चुकी है कि सरकार की जो जन लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसका लाभ बिल्कुल मिल रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चर्चा आज, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो कौन ये कहता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, 40 लाख रजिस्टर्ड युवा इस छत्तीसगढ़ में 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की देन है कि 15 वर्षों में 40 लाख रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार थे, जिनको इनके खड्डे को काटने का काम हम कर रहे हैं। हम लगातार नए रोजगार सृजन कर रहे हैं। मैंने बताया अभी कितने बंद पड़े उद्योग, नितिन भंसाली जी, अभी कितने रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार हैं बताइए? प्रदेश सपोर्ट कर रही है, साथ ही लगातार सरकारी नौकरियां भी निकल रही है। नितिन जी, अभी रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार ये प्रदेश में अभी कितने बेरोजगार है कि अगर आप बात करेंगे तो ये तो CMI की रिपोर्ट आ रही है ना। इन्होंने 0.76%। एक और खबर बताऊंगा आपको मैं, 6% बेरोजगारी की दर तो है। ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है, ये CMI ही बता रहा है। और भत्ते की बात करेंगे तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। अभिलाष जी, 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2003 में इन्होंने ये जुमला वादा किया था और प्रति आदिवासी को गाय देंगे। मैं तो प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 500 भत्ता तो नहीं दिया। ठीक है, अच्छा ये भी युवाओं को, अच्छा ये भी उसी कटघरे में खड़े हैं क्या जिसमें आपको खड़ा कर रहे हैं? मतलब बेरोजगारों के साथ बराबर का छल हो रहा था क्या? 7.5 लाख नौकरियां ना समझ गया मैं, केंद्र ने। अच्छा ठीक है, अपनी बारी पर किया जा रहा है प्रहार, बहुत बढ़िया। अनुराग सिंह देव जी, ये तो बताया नहीं, आपने भी कोई वादा किया था कि आप भी भत्ता देंगे और दिया नहीं था। 15 साल आप करके निकल लिए, तब आपको याद नहीं आई, और अब कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस तो कहेगी कि हमारे पहले वाले करके गए, हम भी करेंगे। नहीं, ये कौन से भत्ते की बात कर रहे हैं मुझे तो याद नहीं है। मैनिफेस्टो है भाई। लेकिन अभिलाष जी, मैं न्यूज 24 बहुत लोकप्रिय चैनल है, इसमें मैं बैठा हुआ हूँ। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, प्लीज। इस सरकार ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन बंद कर दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर घोषणा की कि हम रोजगार का पंजीयन करते हैं, बेरोजगारों का नहीं करते हैं। इसलिए अब आप सोच लीजिए क्या ये हालत है। अच्छा अनुराग जी, क्या हालत है अनुराग जी? ये अपनी पीठ थपथपाने वाले अनुराग जी, ये ठीक वैसे नहीं लग रहा आपको? से कोई सरोकार अनुराग जी, आपको वैसे ही खेला नहीं लग रहा? प्रश्न ये है अनुराग जी, ये बेरोजगारों के साथ जिस तरह से जो आपको लग रहा है जैसे छल हुआ है और जो किया गया जानबूझकर, ये मुझे याद दिला रहा है कि जैसे जब महंगाई की बात होती थी ना, तो केंद्र सरकार ने चुपचाप बेस ईयर को ही चेंज कर दिया था और उसकी वजह से महंगाई की दर जो बहुत तेजी से नीचे आ गई थी। तो ये खेले तो करते रहते हैं ना, बीजेपी और कांग्रेस, गरीब हो या बेरोजगार। आप लोग आंकड़ों की जादूगरी करके तो ये सब कर ही रहे हैं ना सर। आप कभी अपने हिसाब से कर लेते हैं, कांग्रेस कभी अपने हिसाब से कर लेती है। आपको लगता नहीं कि दोनों ने गलत किया था? उस वक्त बेस ईयर चेंज किया था तो आपने गलत किया था, और इस वक्त अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन बंद करा करके केवल रोजगार वालों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो ये गलत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये पॉलिटिक्स में सेलेक्टिज्म क्यों है? क्यों आप केवल अपनी अपनी चीजों को अच्छा मानते हैं और दूसरों को बुरा मानते हैं? देखिए अभिलाष जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। वास्तव में जनता भी यही जानना चाहती है जी कि सच्चाई क्या है। एक वो नेता होता है जो ईमानदारी से प्रयास करता है, एक वो सरकार होती है जो करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है और उसकी प्रतिबद्धता
कटिबद्धता दिखती है कि ये देश और समाज को आगे ले जाना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, चुनौतियों से लड़ना चाहता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आक्रोश फूटने का क्या कारण है? यहाँ पर जब ईडी की रेड पड़ते हैं तो मुख्यमंत्री के करीबियों के यहाँ 200 करोड़ रुपए के लेन देन की बात आती है, और एक बार नहीं, दो बार। अनुराग कोयला घोटाला नहीं, दो बार लैंड घोटाला, के करीबियों पर छापे पड़े, नशे के सौदागर, मुख्यमंत्री तक क्यों प्रदेश पहुंचे? के अंदर क्या चल रहा है? इस प्रदेश के अंदर चल क्या रहा है? ठीक है, मैं आता हूँ तो ये तो बाबूलाल शर्मा जी के पास। नुकसान कर रहे हैं। अंतिम सवाल बाबूलाल शर्मा जी, लास्ट फाइनल कमेंट। ये जब रेवेन्यू का नुकसान कर रहे हैं अभिलाष जी, हाँ, रेवेन्यू का नुकसान करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास। बढ़ा रहे छत्तीसगढ़ को ना शर्मा जी, 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज इन्होंने लाद दिया सर। व्यक्ति की आप अनुराग जी कुछ बोलते हैं, मुझे केंद्र की चीजें याद आ जाती है, मुझे केंद्र की चीजें याद आ जाती है। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए ना, फिर कांग्रेस का पक्ष लेता हूँ, कांग्रेस को लगता है मैं बीजेपी का पक्ष लेता हूँ। आप लोग जनता की बात नहीं करने देते मुझे। बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, मुझे ये बताइए, दो बार ईडी और ईओडब्ल्यू या तमाम एजेंसियों के छापे पड़े और बीजेपी कहती है मुख्यमंत्री के करीबी हैं, तो किसने रोका है? मुख्यमंत्री के करीबी हैं तो उस रिश्ते के जरिए जाके मुख्यमंत्री पर हाथ डाल दीजिए। ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा बना करके किसी के कैरेक्टर एसेसिनेशन से क्यों जुड़ जाती हैं चीजें? और इससे पहले जो रमन सिंह पूर्व सीएम थे, उनके ऊपर भी यही आरोप लगते थे। अब जब सत्ता में है तो कहते हैं कोई सबूत नहीं है हमारे पास। सिर्फ बयानबाजी से किसी को बदनाम करना, ये पॉलिटिकल एजेंडा क्यों है? जिस करीबी की तरफ इशारा है उसके ऊपर 200 करोड़ मिला जो बताया जा रहा है। मैं एक बात पूछता हूँ कि इतने दिन गुजर गए, एक बार और भी उनके यहाँ छापा पड़ा था, उस समय भी हवा उड़ी थी, लेकिन फिर वो जेल में क्यों नहीं है? आप मुझे जवाब दे दीजिए। इतने दिन हो गए, तो ये खाली ऐसी बोल देने, बात करने से नहीं, कुछ कार्रवाई दिखती तो हम मानते हैं कि भाई कुछ हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, दोनों दलों के सामने मजबूरी है पर है। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है, मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है वो। और मैं आपसे एक बात बता दूं कि जमीनी हकीकत और वायदों में अंतर होता है, और इससे दूर जाकर ये पार्टियां जो है बात करती है। जमीनी हकीकत अलग है, उसको देखते नहीं, उसको समझते नहीं, और उसके बाहर जाकर बात करते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ, मेरे को लगता है शायद यही राजनीति आजकल इसी को कहने लगे हैं, इस तरह की बात को, कि मीठा मीठा गपागप और कड़वा कड़वा थू थू। वो स्थिति में राजनीति चल रही है, और एक दूसरे के खिलाफ बोल करके कोई लाभ मुझे नहीं नजर आता। जनहित के काम इसमें हो जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ बोल करके, मुझे नहीं लगता। सुधारवादी बात आप एक दूसरे से करें, और जो आलोचना है वो भी सुधारवादी हो, सकारात्मक सोच से आलोचना हो। आरोप प्रत्यारोप के से किसी का कुछ हित होना नहीं है। ठीक है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन मैं इसे बहुत हल्के से एक उपमा के साथ, एग्जाम्पल के साथ क्लोज करना चाहूंगा। इजाजत दें अगर नितिन जी, अनुराग जी, बाबूलाल जी, कि एक सोशल मीडिया पर जोक चलता है कि कोई इतना भी खूबसूरत नहीं होता जितने अपने फेसबुक डीपी पर दिखता है, और कोई इतना भी बदसूरत नहीं होता जितना आधार कार्ड पर नजर आता है। बीजेपी और कांग्रेस की हालत देख करके मुझे लगता है, नितिन जी माफी के साथ, कि बेरोजगारी उतनी भी कम नहीं है छत्तीसगढ़ में जितनी आप बताते हैं, और अनुराग सिंहदेव जी, महंगाई यकीन मानिए उतनी कम नहीं है जितना आप दावा करते हैं। बीच में चीजें हैं, आप लोग तटस्थ रहते हैं पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा के साथ, लेकिन होना चाहिए आपको जनता के साथ। नहीं होंगे तो हम करते रहेंगे आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, अनुराग सिंहदेव जी, बाबूलाल शर्मा जी, तमाम लोगों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों को नमस्कार।